मेरे ख्याल में महात्मा गांधी दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर भारतीय है। काफ़ी सारे विदेशी लोग भारत को आइडेंटिफाई ही करते हैं गांधी के नाम से, और खैर इंडिया में तो उनका स्टेटस ही फादर ऑफ द नेशन वाला है। बट गांधी की पर्सनैलिटी के कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हमसे छुपा कर रखी जाती हैं ताकि उनके उस बड़े स्टेटस पे कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसे ही कुछ पहलू की मैं आज बातें करने वाला हूँ, 3-4 पॉइंट्स हैं। और जो भी मैं ये कह रहा हूँ ये हेयर से नहीं है, ये किसी अनजान वेबसाइट से उठाकर मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ वो उसके क्रेडिबल सोर्सेस हैं जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है रेसिज्म। गांधी जी 1893 से लेकर 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे, और ट्रेडिशनली जो हमें पढ़ाया जाता है वो ये है कि गांधी जी ने वहाँ पे रेसिज्म यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच ये है कि गांधी जी ने वहाँ पर इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक भी अफ्रीकन ब्लैक्स के सपोर्ट में कभी आवाज़ नहीं उठाई। इनफैक्ट वो खुद अफ्रीकन ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। आप गांधी जी के उस समय के लेटर्स देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने अफ्रीकन ब्लैक्स को काफिर्स कह के संबोधित किया है, सेवेजेस कहकर संबोधित किया है। 1893 में उन्होंने नेटाल पार्लियामेंट को लिखा था कि इंडियंस जो होते हैं वो अफ्रीकन सेवेजेस से बेटर होते हैं, इसलिए हमें जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए उनके मुकाबले। 1904 में साउथ अफ्रीका में प्लेग हुआ था, डर्बन में मेनली। तो गांधी जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट को ये लेटर लिखा था कि ये प्लेग तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम इंडियंस को अफ्रीकन काफिर्स के साथ इकट्ठा एक कैंप में रखेंगे, क्योंकि वे लोग अनहाइजीनिक होते हैं, उसकी वजह से प्लेग कैंप्स में फैल रहा है। इसी तरह उन्होंने 1905 में भी इस बात का जिक्र फिर से उठाया था। और ये वर्ड काफिर उन्होंने अफ्रीकन ब्लैक्स के लिए कोई फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं किया। जब तक वो 38 ईयर्स के नहीं हो गए उनके लेटर्स में फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज़ होता रहा है। और ये बात काफ़ी पहले से सबको पता थी, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुई। हाईलाइट ये बड़ी रिसेंटली जाके हुई है, क्योंकि रेसिज्म के अगेंस्ट पूरा वर्ल्ड एक साथ बोल रहा है। तो कुछ सालों पहले साउथ अफ्रीका में भी ट्विटर पे ये ट्रेंड चला था, गांधी मस्ट फॉल। तो घाना में और साउथ अफ्रीका में कई जगह गांधी के स्टेच्यूज़ को हटवाया गया था, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि गांधी वॉज अ रेसिस्ट। उन्होंने अफ्रीकन ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं किया, इनफैक्ट ही वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स देम। दूसरा पॉइंट है गांधी जी के सेक्स एक्सपेरिमेंट्स। ये इतने ज़्यादा अजीब थे कि नेहरू तक को कहना पड़ा था कि दे आर अननेचुरल एंड एबनॉर्मल। इन सब की शुरुआत गांधी जी के हिसाब से हुई थी 1885 में, जब उनके फादर की डेथ हो रही थी। गांधी जी के फादर अपनी डेथ बेड पे थे और गांधी जी वहाँ से उठे और अपनी वाइफ के साथ कमरे में चले गए, एंड ही इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। जब ये हो रहा था उसी समय उनके फादर की डेथ हो जाती है, और इस वजह से गांधी जी जो है गिल्ट फीलिंग करने लगते हैं, एंड ही डिसाइड्स कि मुझे अब एक ब्रह्मचारी वाली ज़िंदगी जीनी है। ये 1885 की बात है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल ब्रह्मचारी की ज़िंदगी 1906 में जाके स्टार्ट की, क्योंकि इसी बीच इनके 2 बच्चे और हुए थे। तो 1906 में उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचारी वाली ज़िंदगी जीनी है, और यही जो है लाइफ का मकसद होना चाहिए सबका, यही प्योरिटी है, यही सब कुछ है। इनफैक्ट 1907 में उन्होंने ये कहा था कि ये हर इंडियन की ड्यूटी है कि वो शादी ना करे, और अगर शादी करता भी है किसी मजबूरी में या किसी वजह से, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहे। और अपने इन्हीं थॉट प्रोसेसेस को लेकर उन्होंने अपना एक आश्रम सेटअप किया था, जहाँ पर वो महिलाओं, पुरुष, बच्चे, बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जहाँ पे इन लोगों को साथ में नहाना होता था, साथ में सोना भी होता था, कई बार कपड़े उतार के। बट ये इंश्योर किया जाता था कि इनमें से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो, भले ही वो पति पत्नी क्यों ना हो। और ये जो रूल्स होते थे ये गांधी जी के खुद के ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। वो कई बार लड़कियों के साथ अकेले सोया करते थे कपड़े उतार के, अकेले नहाया करते थे कपड़े उतार के। और गांधी जी अपने डिफेंस में कहते थे कि मैं जब ये करता था तो मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। ये सब की शुरुआत उन्होंने की अपने ही सेक्रेटरी की सिस्टर के साथ, सुशीला नायर, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करती थी। ये सब चीज़ें आपको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल जाएंगी। और गांधी जी को इनिशियली काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, बड़े सारे लोग उनके आसपास वाले उनको छोड़ कर गए, बट वो रुके नहीं। जब कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी उनकी डेथ हो जाती है तो उनके एक्सपेरिमेंट और इंटेंसिफाई हो जाते हैं। अब जो है उनको चाहिए थी और यंग लड़कियां, ताकि वो देख सकें कि और ज़्यादा अट्रैक्शन में वो अपने आप को किस तरह से रोक पाते हैं। तो फिर उनकी जो ग्रैंड नीस थी मनु, वो, और जो उनके ग्रैंड नेफ्यू की बेटी थी आभा, ये दोनों वही लड़कियां हैं जो उनकी डेथ के टाइम भी उनके साथ थी, जिनके ऊपर वो हाथ रख के चलते थे। इनके साथ वो सोने लगे और ये एक्सपेरिमेंट करने लगे। आप पता नहीं इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। आज की डेट में कोई ऐसा करता तो पक्का जो है इस समय जेल में होता। इनफैक्ट तब के जो ट्रावनकोर जो प्री इंडिपेंडेंस एरिया होता था, स्टेट होता था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने गांधी जी को डिस्क्राइब किया था दैट ही इज़ अ मोस्ट डेंजरस सेक्स मेनियक।
तो ये अजीब सी जो बातें हैं इनको कभी पढ़ाया नहीं जाता, ये दबा दी जाती है ताकि उनके फादर ऑफ द नेशन स्टेटस को कोई सवाल ना कर सके। तीसरा पॉइंट है हिज व्यूज़ ऑन रिलीजियस वायलेंस। 1921 में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी। दिस वाज बाय इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ व्हाट दे वर डूइंग इन टर्की। बट ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये वायलेंट हो गई मेनली साउथ इंडिया में, मालाबार में, जहाँ पे मोपलाह मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने हिंदूज़ का जीनोसाइड करना शुरू किया। मालाबार वायलेंस भी बोला जाता है। एंड हज़ारों से ज़्यादा लोग बुरी तरह से मार दिए गए हिंदूज़, मेनली उसमें नायर कम्युनिटी थी। बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया, लड़कियों का रेप किया गया, बच्चों तक को। बहुत ही ग्राफिक वायलेंस था, उसकी इमेजेस भी इतनी भयानक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये जब हुआ इसके बाद गांधी जी ने इस केस में मोपलाह मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि दे आर वेरी ब्रेव पेट्रियाटिक इंडियंस हु आर अ पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि यू क्रिएटेड ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, या आपको उनकी खिलाफत वाली डिमांड मान लेनी चाहिए थी, या उन्होंने ये कहा कि आपको एंटिसिपेट करना चाहिए वायलेंस होने वाला है, आपको हमें उधर जाना देना चाहिए था, हम मोपलाह मुस्लिम्स को बोलते कि भाई वायलेंस मत करो। इसके एक साल बाद 1922 में उन्होंने हिंदूज़ को ही ब्लेम कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने कभी मुस्लिम्स को अपने नेबर या अपने भाई की तरह ट्रीट नहीं किया, आपको सोचना चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपने क्यों क्रिएट किए कि आप ही के भाइयों ने जो है वो मजबूरी में आप पे हथियार वगैरह उठा लिए। यही सब बातें जो हमें आज भी सुनने को मिलती हैं, ये सब बातें उन्होंने कही। इनफैक्ट 1921 में उन्होंने इस इंसिडेंट, अक्टूबर 1921 में ही सेड इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर ब्रिटिश सिस्टम। खैर इसके बाद आप उनकी लंबी चौड़ी बातें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि गांधी जी सेड दैट इवन इफ मुस्लिम्स वांट्स टू किल हिंदूज दे शुडंट हार्बर एनी एंगर इन देयर हार्ट फॉर देम। इफ़ दे वांट टू किल देम, हिंदूज़ को जो है चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, एंड दे शुड लेट देम किल देमसेल्व्स। एंड जब वो उसको मार रहा हो तो उसके मन में उसके लिए, जो मारने वाला है उसके लिए फॉरगिवनेस की भावनाएं होनी चाहिए। और अगर वो हमें मार कर कोई नया किंगडम भी अपना बनाते हैं तो कोई बात नहीं, उस किंगडम में हमारी शहादत होगी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और हम किसी और दुनिया में उस शहादत का फल भुगत रहे होंगे। मतलब क्या है ये सब। और ऐसे जो उनके विचार हैं या ऐसी सलाह उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं दी है, उन्होंने स्पेशली लेटर्स लिखे हैं इसके लिए ज्यूज़ को कि जब जर्मन्स आपको मार रहे हैं तो आपको भागना नहीं चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, शुड सरेंडर एंड लेट देम किल यू। मतलब देर इज़ नथिंग बेटर देन डाइंग, सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ। यही लेटर उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी लिखा था जब जर्मन्स ने उनके ऊपर अटैक किया था कि यू शुडंट रेजिस्ट, चुपचाप जो है जो वो ले जाना चाहते हैं उनको ले जाने, तो इफ़ दे वांट टू किल यू, मारने तो कुछ नहीं होता। अगेन आपको ये सब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, कहीं से इसने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ क्रेडिबल मेन स्ट्रीम सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो। ये 3 बड़े बड़े मेन पॉइंट्स थे। कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो गांधी जी के बारे में और भी हैं, जैसे जिस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को ट्रीट किया, अपनी वाइफ को ही यूज्ड टू कॉल अ मीक काऊ। अकेले उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रह्मचारी की ज़िंदगी जीनी है। व्हेन हिज वाइफ वाज डाइंग, जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे दे एडवाइज्ड कि इनको पेनिसिलिन इंजेक्शन देने चाहिए, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड। ही सेड कि क्यों सफरिंग को प्रोलॉन्ग करना। उसके बाद खैर उन्होंने जब वो खुद बीमार पड़े थे 1 साल के बाद, तो उन्होंने खुद क्विनीन लिया था, वो भी ब्रिटिश दवाई होती थी। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को ट्रीट किया, इनफैक्ट उनके जो बड़े बेटे थे, ना तो गांधी जी ने उनको पढ़ने दिया ना उनको शादी करने दी, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो छोड़ के चले गए। ही कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन, अल्कोहलिक हो गए। इसके अलावा भगत सिंह वाले इश्यूज़ भी हैं, बहुत कुछ है, बट टाइम कम है। जो 3 मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एक बार सोचिए, उसके बाद देन यू योरसेल्फ डिसाइड कि क्या ऐसे व्यक्ति को फादर ऑफ द नेशन कहना करेक्ट है। थैंक यू।